नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम मनुष्य का पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन या फिर ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल यानी कि मनुष्य के आहार नाल के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। मनुष्य के पाचन तंत्र को अच्छे से समझने के लिए आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए। तो सबसे पहले हम पाचन या पोषण की परिभाषा और मनुष्य का जो पाचन तंत्र है उसके बारे में देखते हैं। पाचन क्या होता है या पोषण की परिभाषा अथवा अर्थ। पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थों के कणों को शरीर के अंदर भौतिक व रासायनिक क्रियाओं के द्वारा शरीर कोशिकाओं द्वारा अवशोषण करने योग्य बनाया जाता है। अर्थात पोषक पदार्थों को ग्रहण करके उनको शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने की संपूर्ण क्रिया को पोषण कहते हैं। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि पाचन में जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनको भौतिक व रासायनिक क्रियाओं द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है जो कि शरीर के लिए अवशोषण योग्य होते हैं। पोषण उपापचय पोषण पदार्थ का अर्थ। जीव शरीर अनेक सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिकाएं जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयां होती हैं। ये अपने आप को या फिर पूरे शरीर को जीवित बनाए रखने के लिए शरीर की कोशिकाओं में जीव पदार्थ के घटक निरंतर बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं और इसे ही हम कोशिकाओं का उपापचय कहते हैं। इसमें जो निरंतर खर्च होने वाला भोजन या कच्चा माल होता है वो सजीव शरीर है वो हमेशा से बाहर से ग्रहण करता है। यानी कि कच्चा माल वो जीव का शरीर है वो बाहर से ग्रहण करता है जिसे पोषण करते हैं कहते हैं। और वह सभी पदार्थ जिनसे जीव ऊर्जा प्राप्त करते हैं तथा वृद्धि एवं मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं वो पोषक पदार्थ कहलाते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जो जीव के लिए ऊर्जा प्राप्ति वाले भोजन होते हैं या पदार्थ होते हैं वृद्धि एवं मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं वो पोषक पदार्थ कहलाते हैं। अब आगे हम मनुष्य की आहार नाल के बारे में डिटेल से देखते हैं। मनुष्य की आहार नाल क्या होती है। मुख्य द्वार से गुदा तक फैली खोखली कुंडलित आहार नाल लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है। विभिन्न भागों में इसका व्यास अलग अलग होता है। आहार नाल को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। पहला है मुख्य एवं मुख गुहिका यानी कि माउथ एंड माउथ केविटी। सेकंड है गर्सनी यानी कि फेरिंग्स। थर्ड ग्रासनली यानी कि इसोफेगस। फोर्थ आमाशय या स्टोमक। नेक्स्ट फिफ्थ है फिर छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला है बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है फिर मलाशय या रेक्टम। फिर अगला लास्ट है गुदा या एनस। अब हम मनुष्य के आहार नाल के जितने भी भाग हैं उनको एक एक करके डिटेल में अध्ययन करेंगे। पहला है मुख एवं मुख गुहिका यानी कि माउथ एंड माउथ केविटी। यानी कि हमारे जो शरीर होता है जो फेस होता है उसमें दो मांसल होठों के मध्य या अनुप्रस्थ दरार नुमा एक मुख द्वार होता है। मुख गुहिका में एक मांसल जीभ होती है। मुख गुहिका में ऊपर की ओर तालु बगल में गालों द्वारा जीभ घिरी रहती है। जीभ की म्यूकस झिल्ली श्लेष्म स्रावित करती है। जीभ की ऊपरी सतह पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जो कि विभिन्न प्रकार के स्वाद का हमें अनुभव करवाती है। मुख में टाइलिन या एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को पचाता है और जीभ की सहायता से भोजन को निगला जाता है। मुख गुहा में ही जबड़े युक्त दांत होते हैं। दांत से संबंधित मैं एक और वीडियो बनाऊंगा तो वह आप जरूर देखें। और जो पाचन की क्रिया विधि है जिसमें एंजाइम किस प्रकार से कार्य करते हैं उससे संबंधित में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। वो भी अलग से बनाऊंगा क्योंकि अगर इसके साथ में जोड़ दिया तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और अब नेक्स्ट भाग आता है गर्सनी यानी कि फेरिंग्स। मुख गुहा पीछे की ओर एक कीपाकार गुहा में खुलती है जिसे गर्सनी कहते हैं। इसके पास श्वास नली का छिद्र घाटी द्वार या ग्लोटिस होता है। गर्सनी भोजन एवं वायु के लिए सह मार्ग का काम करती है यानी दोनों के लिए कॉमन मार्ग होता है। अर्थात भोजन गर्सनी से होकर के भोजन नली में जाता है जबकि वायु है वो गर्सनी से होकर श्वास नली में जाती है। श्वास लेते समय घाटी ढक्कन खुल जाता है परंतु भोजन निगलते समय घाटी ढक्कन बंद हो जाता है जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है। यदि किसी कारणवश हम देखते हैं कि भोजन अगर श्वास नली में चला जाता है तो जिससे हमें खांसी वगैरह आना शुरू हो जाती है।
नेक्स्ट भाग आता है फिर तीसरा, ईसोफेगस या ग्रास नली। यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी पेशीय नली होती है। यह गर्दन तथा वक्ष भाग से होती हुई डायफ्राम को भेद कर उदर गुहा में स्थित आमाशय में खुलती है। ग्रास नली की दीवार में म्यूकस या श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं जो निरंतर श्लेष्मा का स्रावन करती हैं। इसकी दीवारों में कर्माकुंचन गति होती रहती है, जिसके कारण भोजन सरलता से फिसलता हुआ आमाशय में पहुंच जाता है। यानी कि ग्रास नली में कर्माकुंचन गति पाई जाती है, जिससे भोजन आगे बढ़ता रहता है और आमाशय में पहुंच जाता है। अब आगे आता है आमाशय यानी कि स्टोमक। स्टोमक है वो थैलेनुमा एक पेशीय संरचना होती है जो कि जे आकार का होता है। आमाशय की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई लगभग 7 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक होती है। यह डायफ्राम के नीचे की ओर उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। आमाशय की दीवारें मोटी और पेशीय तथा वल्लित होती है। आमाशय की दीवार की कर्माकुंचन गति द्वारा आमाशय में भोजन पिसकर लेई या लुगदी जैसा हो जाता है। आमाशय को 3 भागों में बांटा गया है, कार्डियक भाग, पाइलोरिक भाग, फंडिक भाग। जो फंडिक भाग बीच वाला होता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भाग होता है आमाशय का, जिसमें कि पाचक एंजाइम या जो जठर रस है वो श्रावण करता है। ग्रास नली आमाशय के कार्डियक भाग में खुलती है। ग्रास नली की द्वार पर एक पेशीय कपाट होता है जिसे कार्डियक संकोचक कहते हैं। इसी कपाट से भोजन ग्रास नली से आमाशय में आता है। आमाशय की दीवारों में जठर ग्रंथियां होती है जो जठर रस स्रावित करती है, जो भोजन में मिलकर पाचन में सहायता करता है। आमाशय भोजन का संग्रह करता है और भोजन को मथकर लुगदी जैसा बनाता है। यानी कि इसमें जो जठर रस का स्रावण है आमाशय की जठर ग्रंथियों के द्वारा होता है, जिसमें HCl पाया जाता है जो कि जीवाणुओं को नष्ट करता है। छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत लगभग 7 मीटर लंबी और लगभग 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। यह अत्यधिक कुंडली नलिकाकार संरचना होती है। इसके 3 भाग होते हैं, ग्रहणी या डुडोनियम, मध्यांतर या जेजुनम और तीसरा शेषात्र अथवा इलियम। ये 3 भाग होते हैं छोटी आंत की। ग्रहणी या डुडोनियम छोटी आंत का अगला चौड़ा भाग होता है। इसमें पित्रस व अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होने वाला अग्नाशय रस आता रहता है। मध्यांतर जेजुनम अत्यधिक कुंडलित होता है तथा शेषात्र या इलियम छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। छोटी आंत की दीवार पतली होती है और अंगुली नुमा सदृश रसांकुरों में उभरी हुई रहती है। रसांकुर यानी कि विली आंत की अवशोषण सतह को बढ़ाते हैं। छोटी आंत में ब्रूनर ग्रंथियां तथा आंतरिक ग्रंथियां भी होती है जो कि श्लेष्मा का स्रावण करती हैं। रसांकुर की संख्या अधिक होने के कारण छोटी आंत में अवशोषण की सतह बढ़ जाती है, जिससे कि अवशोषण अधिक होता है। बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, यह लगभग 1.5 से 1.8 मीटर तक लंबी होती है। इसमें केवल पचे हुए भोजन से जल का अवशोषण होता है। नेक्स्ट आती है बड़ी आंत। इसमें क्या होती है, बड़ी आंत के अंदर जो संरचना देखें तो ये गांठदार होती है। इसमें माला के समान गांठें होती है। जहां पर छोटी आंत बड़ी आंत से मिलती है उसे सीकम कहते हैं। इसी से अंगुली सदृश रचना जुड़ी होती है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। मनुष्य में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता है, लेकिन पूर्वजों या कुछ जो शाकाहारी जंतु हैं उनमें सेलुलोज का पाचन होता है अपेंडिक्स में। इसका कोलन उल्टे यू के आकार की नलिका होती है। बड़ी आंत में म्यूकस का स्राव होता रहता है जिससे कि भोजन चिकना और लसलसा बनता है। यानी कि इसमें जो सामान्यतः बड़ी आंत में जल का अवशोषण अधिक होता है और गांठदार होती है, माला के समान गांठें होती है। और जो शुरुआती भाग होता है जहाँ पर छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ती है उसे सीकम कहते हैं। अब आगे अगला भाग होता है मलाशय। यह बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है। यह लगभग 7 से 8 इंच लंबा होता है। यहाँ भोजन से केवल जल का अवशोषण होता है। रेक्टम है जो कि एक थैलेनुमा ही संरचना होती, पेशीय संरचना होती है। नेक्स्ट आता है फिर अंतिम भाग एनस। मलाशय का अंतिम भाग छल्लेदार मांसपेशियों का बना होता है जिसमें अवरोधनियां पाई जाती है। इसके बाहर खुलने वाले छिद्र को गुदद्वार कहते हैं।
जहाँ से समस्त अपच और अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। गुदा के अंदर अवरोधनियाँ पाई जाती है, जो कि जब भी जो अपशिष्ट पदार्थों को निकालना होता है तब ये संकुचित हो जाती है। इस प्रकार से हमने पाचन तंत्र के बारे में डिटेल से अध्ययन कर लिया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए,